अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर तलहा है और मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ। मिर्गी एक नहायत ही कॉम्प्लेक्स और पेचीदा मर्ज़ है और ख़ास तौर पे जब मिर्गी बच्चों को अफ़ेक्ट करती है तो वो ना सिर्फ़ एक एडिशनल पेचीदगी लेके आती है बल्कि वो वालदैन के लिए नहायत ही एक स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस भी होता है। ये ख़ास तौर पे तब सच होता है कि जब बच्चों की मिर्गी बहुत शदीद हो और वो जो अमूमी दवाएं मिर्गी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं वो उससे कंट्रोल ना हो रही हो। इस तरह की सिचुएशन में जो उनके न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, जिन्हें हम चाइल्ड न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, उनके पास कुछ इजाफ़ी तरकीबें भी होती हैं जो कि ऐसे बच्चों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। उनमें से एक तरकीब ऐसी शदीद तरीन मिर्गी को कंट्रोल करने के लिए कीटोजेनिक डाइट के नाम से जानी जाती है। बहुत से वालदैन जिनके बच्चों को शदीद तरीन मिर्गी होगी उन्होंने ये नाम सुना होगा, लेकिन शायद ये उनको समझ ना हो कि इसका मतलब क्या है। तो आज की टॉक में इंशाल्लाह मैं उसको मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करूँगा ताकि अगर आपके डॉक्टर साहब ने ये ट्रीटमेंट आपके बच्चे को रेकमेंड की है तो आप अच्छे से समझ जाएं कि ये क्या चीज़ है। जो खुराक हम लोग खाते हैं उसमें तीन मेन अज्जा होते हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारी मेन खुराक होती है, उसमें हमारे रोटी, चावल, आलू वगैरह शामिल हैं। उसके बाद प्रोटीन्स जो कि हमें अमूमन गोश्त से सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और तीसरी चीज़ फ़ैट्स जो कि हमें तेल से, मक्खन से, इन चीज़ों से मिलते हैं। सबसे ज़्यादा मिक़दार हमारी डाइट में अमूमन कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, जिसे हम स्टेपल डाइट भी कहते हैं, जैसे रोटी या चावल या आलू। दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यही तीन खुराकें हैं जिनमें से एक अमूमन मेन डाइट रहती है लोगों की। और कीटोजेनिक डाइट में फ़र्क थोड़ा सा ये आ जाता है कि बजाय इसके कि हम कार्बोहाइड्रेट को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बनाएं, कार्बोहाइड्रेट की मिक़दार को डाइट में बहुत कम कर दिया जाता है और उसकी जगह जो फ़ैट्स हैं, यानी जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं, उसकी मिक़दार को ज़्यादा कर दिया जाता है। उससे होता ये है कि फ़ैट्स भी हम अपने जिस्म में इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को एनर्जी यानी क़ुव्वत फ़राहम करने के लिए। लेकिन जब फ़ैट्स एनर्जी या क़ुव्वत फ़राहम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो उससे केमिकल प्रोड्यूस होता है एज़ अ बाय प्रोडक्ट, एक एडिशनल प्रोडक्ट के तौर पे, जिसे हम कहते हैं कीटोन्स। और साइंटिस्ट्स का ख़्याल ये है कि वो कीटोन्स जब खून में गर्दिश करते हैं, दिमाग उनसे जो असर लेता है उससे दौरे कंट्रोल हो जाते हैं। और यही मुशाहिदा बहुत सारे उन बच्चों में होता है जिनको कीटोजेनिक डाइट शुरू कराई जाती है। कीटोन्स हमारी डाइट में तब भी रिलीज़ होते हैं जबकि हम रोज़ा रखते हैं, यानी फ़ास्टिंग करते हैं। और उसका भी रीज़न यही होता है कि जब हम 12 घंटे 14 घंटे के लिए अपने आप को ख़ुराक से दूर कर लेते हैं तो जिस्म को कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए होती है। तो जब जो भी फ़ैट्स हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं, जैसे जिल्द के नीचे, पेट के इर्द गिर्द, और जो हमारे आज़ा होते हैं उनके इर्द गिर्द भी फ़ैट होते हैं, जिसे हम विसरल फ़ैट कहते हैं, जब वो खर्च होना शुरू हो जाते हैं तो उससे भी कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं और उससे एक कैफियत बनती है जिसे हम कीटोसिस कहते हैं। खैर, वो हमारी टॉपिक से ज़रा दूर की बात है। तो अगर खुदा न ख्वास्ता आपके बच्चे को शदीद तरीन मिर्गी है जिसमें कुछ ख़ास सिंड्रोम्स हैं, जैसे कि ट्यूबरस स्क्लेरोसिस या रेट सिंड्रोम या डूज सिंड्रोम या ड्रावे सिंड्रोम, जिनमें से कुछ बड़े बड़े नाम हैं, या इन्फेंटाइल स्पैज़म्स भी हो सकते हैं, तो मुमकिन है कि अगर दवाओं से आपका बच्चा कंट्रोल नहीं है तो आपके डॉक्टर साहब ऐसी डाइट रिकमेंड करें जिसे हम कीटोजेनिक डाइट कहते हैं। ये डाइट अमूमन डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं, लेकिन इसको मॉनिटर डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं, क्योंकि इस डाइट को स्टार्ट करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे शुगर का लो हो जाना। और बहुत से ममालिक में एक प्रोटोकॉल फ़ॉलो की जाती है जिसे जॉन्स हॉपकिंस प्रोटोकॉल कहते हैं, और उसमें इनिशियली इब्तदान मरीज़ को दाखिल करके ये डाइट स्टार्ट की जाती है। और बहुत सी दफ़ा पहले 24 घंटे में बच्चों को
کوئی بھی جو غذائیت والے کھانے ہیں اس سے ایک روزہ رکھوایا جاتا ہے اور صرف پانی وغیرہ دیا جاتا ہے، اور جو بھی اس کی تفصیلات ہیں اس میں جانا ضروری نہیں ہے، لیکن صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ خود سے والدین یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، اور ایک ایکسپرٹ ڈائٹیشن اس کو مانیٹر کرتے ہیں، اور ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں اس کو سجیسٹ کرتے ہیں، پرسکرائب کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مانیٹر بھی کرتے ہیں کہ آیا جو بچے کی مرگی کے دورے ہیں اس میں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو یہ ایک گروپ اور ٹیم ورک ہوتا ہے جو کہ بچوں کے دوروں کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ تقریباً 50% بچوں میں جو دوروں کی تعداد ہے وہ نہایت کم ہو جاتی ہے اور تقریباً آدھی ہو جاتی ہے، اور 10 سے 15% بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں مکمل طور پر دورے ان کے کنٹرول ہو جاتے ہیں، اور جو کہ ایک بہت ہی بہتر چیز ہوتی ہے والدین کے لیے اور ان بچوں کے لیے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو دوائیں ہیں عموماً وہ جاری رکھی جاتی ہیں اس ٹریٹمنٹ کے ساتھ، اور دوائیں بند نہیں کی جاتی، اور دوائیں آپ کو پتہ ہے کہ مرگی کی جو دوائیں ہوتی ہیں ان کو اچانک سے بند کر لینا بہت سی دفعہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور اس سے بچوں کو شدید ترین دورے پڑ سکتے ہیں۔ تو مختصراً یہ ایک اضافی ذریعہ علاج ہے جو کہ عموماً بچوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ بھی ان بچوں میں جن کو شدید ترین مرگی ہو، جو کہ عام طریقہ علاج یعنی دواؤں سے کنٹرول نہ ہو رہی ہو۔ یہ الگ سے اکیلے علاج کے طور پہ استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ دواؤں کے ساتھ ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو آپ کے بچے کے نیورولوجسٹ یعنی کہ چائلڈ نیورولوجسٹ ریکمینڈ کرتے ہیں، اور جو ڈائٹیشن ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں وہ اس کو مانیٹر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کیا کیا غذائیں کھانی چاہیے اور کیا کیا غذائیں نہیں کھانی چاہیے، اور پھر وقت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ بچے میں کیسا رسپانس آ رہا ہے اور کوئی خدا نخواستہ سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ تو نہیں ہو رہے ہیں۔ اور اگر اچھا نتیجہ نکلے تو یہ ٹریٹمنٹ مہینوں اور سالوں کے لیے بھی کنٹینیو کی جا سکتی ہے، اور جب بند کرنے کا وقت آئے تو اس کو گریجولی یعنی آہستہ آہستہ بند کیا جاتا ہے تاکہ ونس اگین بچے میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ پیش آئیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کی نالج اور اویئرنیس میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔